हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 9। आज जो हमारा चैप्टर 9 है उसमें हम क्या देखेंगे, जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में जनन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जैसे कि हमने देखा था, जो हमारा पाचन होता है, परिसंचरण होता है और श्वसन होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हम ज़रूरी होते हैं हमारी उत्तरजीविता के लिए। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। क्या आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप जानोगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। अब हम देखते हैं जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं को, बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चे के नाम सारणी में भरने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देखकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली, कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन 2 प्रकार की विधियों से होता है, लैंगिक जनक और अलैंगिक जनन। अब हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमें सारणी में दिया गया जंतु संतति है बच्चे। मनुष्य में क्या होता है? शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे बिल्ली, कुत्ता, तितली, मुर्गी, गाय, मेंढक, इन सभी जंतुओं के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखेंगे हम लैंगिक जनन। सबसे पहले हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था पौधों में जनन के विषय में। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन अंग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो सलियत होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, ये क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन कहलाते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। सबसे पहले हम देखते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शीशनलिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणुओं का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु में एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्या हमारा सिर, यह मध्य भाग, और यहाँ पर ये क्या होती है? पूंछ होती है। अब हम ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पर मानव में नर जनन अंग के बारे में हम देख सकते हैं। ये हमको दिखाए गए। यहाँ पर क्या होता है? हमारा शुक्राणु। शुक्राणु यानी क्या होता है? नलिका। और ये क्या होता है? शीशन। यहाँ पर क्या होता है? शीशन होता है। और ये क्या हमारा? वृषण। वृषण होता है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तो गर्भाशय होता है। अंडाशय, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? मानव में मादा जनन अंग। यहाँ पर ये क्या होता है? हमारा अंडवाहिनी, अंडाशय होता है, और यहाँ पर क्या होता है? गर्भाशय होता है। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाशु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु तथा डिंब निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणुओं की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमारा मानव अंडाणु, यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक होता है। बूझों को पता है कि
विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। हम देखते हैं निषेचन। अब निषेचन के बारे में देखेंगे। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम युग्मनज का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये क्या हमारा, यहाँ पर से क्या है, ये शुक्राणु आते हैं, फिर ये क्या हमारा अंडाणु, और फिर यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है इनका, और ये क्या है, संलयन केंद्र है, यहाँ पर इनका युग्मनज हो जाता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक व्यइष्ट का प्रारंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता पिता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए या पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता पिता और कौन से लक्षण माता के और कौन से पिता के हैं। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ तथा इन वेट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। अब हम देखते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाइए कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 9.1। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल में तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोट पोखर तालाब में मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमको, मेंढक के अंडे दिखाई दे रहे हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल से में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडा कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है वह निषेचन कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो फिश होती है, स्टार फिश जैसे जलीय प्राणियों में भी होता है। यह क्या होता है, जो हमारे जलीय प्राणी होते हैं उसमें भी होता है। जैसे हम देख सकते हैं फिश मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणुओं निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का भी बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। एक एकल कोशिका किस प्रकार का बड़ा जीव बना सकता है?
भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर ये हमारा गर्भाशय, रोपित भ्रूण और ये अंडाशय, और यहाँ क्या होता है, युग्मनज होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या है, विकसित होता भ्रूण और गर्भाशय भित्ति, युग्मनज का बनना, युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड और ये भ्रूण का गर्भाशय में रोपण अवरिध होता है। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बताएंगे हाथ पैर सिर आँखें इत्यादि विकसित हो जाते। भ्रूण की यह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान कर सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जैसे कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा गर्भाशय या भ्रूण जिसमें हमारे बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे को निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडा आवरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेंटपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब हम देखते हैं जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंड देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। जरायुज एवं अंडपरजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 मेंढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ मुर्गी तथा कोय अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं में अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, जो क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज अंडपरजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा तथा इल्वी, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं में चरणों का प्रेक्षण कीजिए। आप 3 स्पष्ट अवस्थाओं तथा चरणों को देख पाते हैं: अंडा, टेडपोल, लार्वा और वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम के कीट या इल्ली या प्यूपा जो हमारा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है?
आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शरीर के अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनक के बारे में अब देखेंगे हम। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें हम परिचित थे, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा वयस्क, ये क्या हमें दिखाई दे रहा है? मेंढक। तो सबसे पहले क्या होता है? अंडे, आरंभी, टेंडपोल और फिर बाद का टेंडपोल। जैसे कि ये सब क्या होते हैं? मेंढक का जीवन चक्र दिखाई दे रहा है और इसमें सभी में अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब क्रियाकलाप 9.3 हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए और हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना 9.11 से कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रा में मुकुलन दिखाई दे रहा है। हाइड्रा में हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही? कुछ स्लाइड दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं या उभार विकसित होते हुए नए जीव के मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्भव में नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए यह इस प्रकार में जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देता है। आइए देखिए कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के दो भाग में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका में भी दो भागों कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल संतति जीवों का जन्म होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमारा अमीबा और ये विभाजित केंद्रक। यहाँ पर पहले एक केंद्रक था, फिर विभाजित केंद्रक हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है? संतति, यानी अमीबा में द्विखंडन हो रहा है। संतति और क्या होता है? जीवों का। अब हम देखेंगे आगे। डोली की कहानी क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी एडनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिंग इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। जैसे कि हम देखते, ये क्या है? सबसे पहले फिन डारसेट भेड़, फिर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव और फिर यह डोली। जैसे कि हम देख सकते हैं, डोली को क्लोनिंग करते समय फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में विस्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ। अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन
थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने की अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ हमको प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमको दिया गया अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण और अंड प्रजक जंतु। और हम देखते हैं लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु और युग्मनज। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय में मादा के जनन अंग है। नर के जनन अंग वृषण, शुक्राणु, नली एवं शीशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, फिश, स्टारफिश इत्यादि में भी दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायु जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा को कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। अब हम यहाँ पर इनके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।